हेलो दोस्तों, वेलकम टू बोदी नेस्ट। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जनवरी मंथ के करंट अफेयर की। क्योंकि बीच में हमारा जो जनवरी मंथ का करंट अफेयर था वो नहीं आ पाया था, बीच में गैप हो गया था। और हम चाहते हैं कि एग्जाम पर्पस को देखते हुए, क्योंकि करंट अफेयर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इसलिए बीच में कोई गैप ना करा जाए। ठीक है, तो आप लोग जिन्होंने जो हमारी सीरीज का फायदा ले रहे हैं और जिन्होंने जनवरी मंथ के करंट अफेयर जिनके छूट गए थे, तो उसको आप एक बार इसे देखिए, वो कवर अप कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला हमारा क्वेश्चन है कि भारत में जनगणना किस अधिनियम के तहत कराई जाती है? पॉपुलेशन एक्ट 1950, सेंसस एक्ट 1948, स्टैटिक एक्ट 1955 और डेमोग्राफिक एक्ट 1960। ठीक है, अब देखिए, क्योंकि जो जनगणना है वापस से कराई जा रही है, ठीक है, पिछले साल से शुरू की गई थी, दो अलग अलग चरणों में कराई जा रही है, तो इसलिए एक्ट भी इंपॉर्टेंट होता है और जनगणना के लिए जो तथ्य हैं वो भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर है बी वाला, यानी सेंसस एक्ट 1948। देखिए, जनगणना का जो पहला चरण है वो चल रहा है अप्रैल से सितंबर 2026 तक, और इसका जो सेकंड चरण है वो फरवरी 2027 से चलेगा। ठीक है, अब देखो, पहली चीज तो ये इसलिए खास हो जाती है कि ये भारत की पहली डिजिटल जनगणना है, यानी इसमें जितनी भी जनगणना होगी पहली बार जो भी एक ऑनलाइन सिस्टम है उसके तहत फीड होगी और उसके तहत ही पूरी जनगणना होगी। ठीक है, तो इसलिए भी इसको ध्यान रखना। उसके बाद इंपॉर्टेंट है कि 1931 के बाद पहली बार जातिगत जनगणना होगी। मतलब जातिगत जनगणना कहने का मतलब है इसमें सारी जातियों के अकॉर्डिंग अलग अलग जातियों का डेटा इकट्ठा करा जाएगा और बताया जाएगा कि इंडिया में कौन सी जाति कितने परसेंटेज में निवास करती है। ठीक है, हालांकि इसको लेकर बहुत ज्यादा आपको पता है कि डिबेट रही थी, जिसमें अपोजिशन चाह रहा था कि जातिगत जनगणना हो और गवर्नमेंट चाह रही थी नहीं हो। तो काफी ज्यादा इस पर डिस्कशन के बाद ये कह दिया गया है कि इस बार जो जनगणना होगी उसमें जातिगत आंकड़े लिए जाएंगे। इंपोर्टेंट इसलिए भी है कि 1931 तक पहले भी इसमें जातिगत जो अंग्रेजों के टाइम से जातिगत जनगणना होती थी। 1931 में आखिरी बार हुई, उसके बाद हुई थी 1951 के टाइम पे, लेकिन वो आंकड़े पब्लिश नहीं किए गए थे। ठीक है, और उसके बाद कभी भी जातिगत जनगणना हुई नहीं। तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है कि 1931 के बाद पहली बार जो है स्वतंत्र भारत में जातिगत जनगणना होगी, इसलिए ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, उसके अलावा जो है जनगणना अधिनियम कौन सा है, तो मैंने बताया कि ये जो अधिनियम है जनगणना अधिनियम 1948 के तहत जनगणना होती है, जो एग्जाम में कई बार पूछा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में जो पॉक्सो अधिनियम है वो किस वर्ष लागू किया गया था? ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि जो पॉक्सो एक्ट है बार बार पूछा जाता है एग्जाम में, तो ये ध्यान रखना। पॉक्सो एक्ट कब लागू किया गया था? 2012 में पॉक्सो को लागू किया गया था। और इसके अंदर क्यों ये न्यूज में आया, देखो, अभी हाल में सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई हो रही थी उसमें उन्होंने एक चीज का वर्णन किया, रोमियो जूलियट क्लॉज। अब ये रोमियो जूलियट क्लॉज क्या है? देखो, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर ऐसा है कि दोनों नाबालिग हैं, ठीक है, मान लीजिए दो है, एक मेल है एक फीमेल है, और दोनों नाबालिग हैं, दोनों नाबालिग हैं और इनकी आपसी सहमति से ये रिलेशनशिप में अगर हैं, तो ऐसे वाले केसों में क्या होता है, कई बार पेरेंट्स अपने बच्चों को बच्चों के ऊपर जो है अपनी जिद थोपने के लिए इनके ऊपर पॉक्सो का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये दोनों जो है नाबालिग हैं। तो ऐसे केस को कहते हैं रोमियो जूलियट क्लॉज। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ऐसे मामले जहां पे दोनों की आपसी सहमति से दो लोग रिलेशनशिप में है और दोनों नाबालिग हैं, और इतने मतलब इन दोनों की एज के बीच ज्यादा फर्क नहीं है, 1 या 2 साल का बहुत छोटा सा फर्क है। कहने का मतलब है दोनों आपसी की सहमति से और दोनों की एज के बीच कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। ऐसे केस में क्या किया जाए, जो सरकार है उनको विचार करना चाहिए कि इसमें जो सजा है उसको कम किया जाए, मतलब इसको थोड़ी सी रिलैक्सेशन देने के लिए कोशिश की जाए, क्योंकि जो पेरेंट्स हैं इंडिया में वो अपने बच्चों के खिलाफ इसे मिसयूज कर रहे हैं, इसलिए ये मामला थोड़ा सा हाईलाइट में आया था। इसके अलावा जो पॉक्सो एक्ट है 2012 का मैंने बताया, इसके अंदर क्या क्या प्रोविजन है, इसमें किस पर लागू होता है, जिनकी उम्र जो है 18 वर्ष या उससे कम के जितने भी बच्चे हैं सभी पर लागू होगा। ठीक है, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, दोनों को इसमें बच्चा ही कंसिडर किया जाता है। किन अपराधों को कवर करता है कि सेक्सुअल असॉल्ट है, यानी यौन उत्पीड़न है, यौन शोषण है या छेड़छाड़ से संबंधित है, और बच्चों से जुड़ी जो अश्लील सामग्री है, ऐसे अगर कोई सोशल मीडिया पे इंटरनेट पे इसको डालता है तो वो उससे भी सारे संबंधित मामले पॉक्सो एक्ट के अंदर कवर किए जाते हैं। इसके तहत क्या होता है कि जो कोर्ट है वो विशेष कोर्ट, स्पेशल कोर्ट इसके लिए बनाई जाती है ताकि सुनवाई जल्द से जल्द की जाए, इसके अंदर ये भी इसमें प्रावधान है। ठीक है, और जो बच्चों के लिए जो प्रक्रिया होगी, जो पुलिस है या फिर कोर्ट की रिमांड वगैरह जब ली जाएगी, तो इसको चाइल्ड फ्रेंडली बनाया गया है। चाइल्ड फ्रेंडली का मतलब बच्चों के, मतलब इसमें नियम होते हैं कि जब अरेस्टिंग होगी तो पुलिस जो है वो विदाउट ड्रेस जाएगी, मतलब अपनी वर्दी में नहीं जा सकती। कोर्ट में भी इनका ट्रायल रूम अलग होता है। इस तरीके से बहुत सारे इसमें प्रोविजन बनाए गए हैं। इसमें जेल भी जो है वो मतलब प्रॉपर जो जेल होती है उसमें नहीं डाल के इनको बाल सुधार गृह या इस तरीके से अलग अलग जगहों पर रखा जाता है। ठीक है, ध्यान रखना। और एक चीज जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैंने पहले भी बताया कि ये लड़के और लड़कियों दोनों के लिए ये इक्वली नियम लागू होता है। ठीक है, जेंडर न्यूट्रल है।
ठीक है, यानी मतलब जिसके साथ यौन छेड़छाड़ हुई हो, लड़का हो या लड़की हो, कोई भी हो, उसको बच्चा ही कंसिडर किया जाता है। दोनों में पॉक्सो एक्ट लगता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंखुड़ी पोर्टल जो है वो मुख्य रूप से किस क्षेत्र से संबंधित है? कृषि, महिला सशक्तिकरण, पर्यटन और शिक्षा। तो ध्यान रखना ये संबंधित है वुमेन एम्पावरमेंट यानी आपका महिला सशक्तिकरण से। ठीक है, इसका आंसर पी है। देखो है क्या पंखुड़ी पोर्टल? पंखुड़ी पोर्टल के तहत इसको केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने पोर्टल को प्रारंभ किया। इसके तहत है क्या? इनका कहना यह है कि एक चीज होती है जिसको कहते हैं CSR, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, यानी हिंदी में इसको कहते हैं कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व। ये होता क्या है? देखो एक्चुअल में जो जितने भी कॉर्पोरेट्स हैं, मतलब जो कंपनियां हैं, वो अपना जब प्रॉफिट करती हैं तो उसमें से नियम होता है कि अपने जो प्रॉफिट हर साल जो उनका प्रॉफिट है उसमें से 2% उनको जो है सामाजिक उत्तरदायित्व में लगाना होगा। सामाजिक उत्तरदायित्व का मतलब यह है कि जो भी सामाजिक कार्य हैं, जैसे वो डस्टबिन बनवा सकते हैं या फिर कुछ पब्लिक टॉयलेट बनवा सकते हैं, यानी समाज के लिए उन्हें वो 2% का खर्च करना होता है किसी भी तरीके से। ठीक है, वो उनके ऊपर चॉइस होती है कि वो कहाँ खर्च करना चाहे, लेकिन 2% उनको खर्च करना होता है समाज में जो है कुछ एक्टिविटीज करने के लिए। वो एजुकेशन में कर सकते हैं, हेल्थ में कर सकते हैं, कहीं भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो पंखुड़ी पोर्टल बनाया गया है इसके तहत इन्होंने कहा कि जो कॉर्पोरेट सोशल जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज के तहत अपना 2% खर्च कर रहे हैं, वो किस में खर्च कर पाएंगे? वो महिलाओं के पोषण में या फिर उनकी स्वास्थ्य देखभाल में या उनसे संबंधित जितनी भी चीजें हैं उसमें जो है खर्च कर पाए। इसके लिए एक सिंगल विंडो सिस्टम बनाया जाएगा। ठीक है, सिंगल विंडो तो आपको पता होगा कि सिंगल विंडो का मतलब है कि चीजें अलग अलग ना होकर एक ही पोर्टल बना दिया जाता है, उस पर सारी जगह होती है। जैसे महिलाओं से संबंधित एक्टिविटीज जो है वो अलग अलग हो सकती हैं, वो उनकी शिक्षा पे खर्च हो सकता है, उनके स्वास्थ्य पे खर्च हो सकता है, अलग अलग जगहों पे हो सकता है। तो इन सब के लिए अलग अलग पोर्टल ना होकर या अलग अलग जगह ना होकर इनके लिए एक सिंगल पोर्टल बना दिया गया कि आप इसमें से कहीं भी खर्च करना चाहो, एक ही पोर्टल, मतलब आसान बना दिया गया उस चीज को। ठीक है, ध्यान रखना पंखुड़ी पोर्टल क्या है, जो कॉर्पोरेट है उनके वो जो है अपना CSR खर्च कर पाए 2% किन पे? महिलाओं के विकास पे भी, इसलिए एक सिंगल विंडो सिस्टम बनाया गया है। ठीक है, चलिए उद्देश्य मैंने बता दिया कि महिला एवं बाल विकास से जुड़ी पहलों में बेहतर समन्वय के लिए पारदर्शिता और हितधारकों की व्यवस्थित भागीदारी को मजबूत करना इसका उद्देश्य है। सिंपल सी बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होता है जिसको हम हिंदी में कहते हैं कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, CPI कहा जाता है, किस संगठन द्वारा जारी किया जाता है? ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये आपको पता होगा, ये जारी किया जाता है NSO द्वारा। NSO जो है एक कार्यालय है किसके अंदर? मोस्पी के अंदर। मोस्पी क्या है? मोस्पी का मतलब होता है सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, यानी मोस्पी कहते हैं इसको। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिकल एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन इसको कहा जाता है। तो इसके अंदर जो है NSO जो है इसका कार्यालय है वो जारी करता है हमेशा CPI। ठीक है, अब CPI होता क्या है? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जिससे समझ में आ रहा है, ये एक तरीके से महंगाई को नापने के लिए एक कह सकते हैं इंडेक्स होता है। महंगाई ये नापता है कि महंगाई हर साल कितनी बढ़ रही है। जैसे आपने सुना होगा कि अगर 2020 में 6% का CPI रहा, फिर अगले साल 7% रहा या 6.2 रहा, इस तरीके से होता है। ठीक है, अब इसमें प्रॉब्लम क्या है? देखो अभी तक जो CPI कैलकुलेशन की जा रही थी उसके लिए जो बेस ईयर है, बेस ईयर का मतलब होता है जैसे अगर जैसे कैलकुलेशन हो रही है तो उसमें एक बेस बनाया जाता है। जैसे मान लिया जाए मैं अगर बेस बना दूं 2011 को, ठीक है, 2011 में कहने का मतलब है कि मान लीजिए कोई भी एक प्रोडक्ट ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम खाने में ले लो, अगर राइस ले लो, चावल, ठीक है, राइस ले लो कि उस टाइम पे मान लिया 30 रुपये जो है वो पर केजी था। तो अब हमेशा क्या होगा, जब भी हम 2024 में गणना करें या 2025 में गणना करें, 2026 में कहीं भी गणना करें, तो बेस ईयर यही माना जाएगा। मान लिया जाए 2025 में यही चावल जो है 60 रुपये पर केजी है, ठीक है, पर केजी है, तो हम क्या करेंगे, इसका आधार देखेंगे। हम देखेंगे 2011 में 30 रुपये पर केजी था और 2026 में जो है ये 60 रुपये पर केजी हो गया, यानी महंगाई कितनी बढ़ गई? दुगनी हो गई। ठीक है, 100% की महंगाई हो गई, ये हम कह सकते हैं। तो बेस ईयर का मतलब होता है कि कौन से ईयर को आधार बनाया जाता है, वो होता है बेस ईयर। तो अभी तक जब भी CPI कैलकुलेट किया जाता था तो हमारा बेस ईयर जो था 2011 था, ये ध्यान रखना है इसको। जो हमारा बेस ईयर था 2011 था, लेकिन इसको अब चेंज कर दिया गया है। इसको चेंज करके आधार वर्ष बना दिया गया है 2024। इंपोर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। ठीक है, इससे फायदा क्या होगा? इससे फायदा ये होगा, देखो 2011 और 2026 जो अब चल रहा है, इनके बीच गैप बहुत बड़ा है। तो जब भी हम CPI को कैलकुलेट करेंगे तो महंगाई बहुत ज्यादा आएगी।
क्योंकि 2011 के मुकाबले 2026 में बहुत ज़्यादा महंगाई हो चुकी है, बहुत सारे प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा महंगे हो चुके हैं। तो इससे क्या होगा, एक तरीके से लोगों में गवर्नमेंट के प्रति बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं कि कम विश्वास होता है कि इस तरीके से महंगाई लगातार बढ़ रही है, एक बड़ा आंकड़ा दिखाई देता है। लेकिन अगर आपको अब इसको 2024 कर दिया गया है, तो ऑब्वियस सी बात है कि जैसे इसी को मान लो 2011 में ये 30 रुपए किलो था, तो 2024 में ये ऑब्वियसली 50 किलो के रुपए प्रति किलो के आसपास होगा, और 2026 में 60 हुआ है, तो ज़्यादा 50 के मुकाबले सिर्फ 10 ही रुपए बढ़ा है। कहने का मतलब यह है कि जब आधार वर्ष कम होता है तो ऑटोमेटिकली ये महंगाई कम दिखती है, इसलिए आधार वर्ष को चेंज कर दिया गया है और 2024 के अकॉर्डिंग अब जो है सीपीआई कैलकुलेट होगा। ये एक तो इंपॉर्टेंट चीज़ है। 2024 पे कैलकुलेट करने के बाद जब आंकड़ा रिलीज किया गया, तो जो 6%, 6.5%, 7% पे महंगाई दिखती थी, वो कम हो गई। इसमें देखो क्या क्या जो नया महंगाई का जो आंकड़ा जारी किया गया है कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लिए जो महंगाई मुद्रास्फीति है वो 2.73% और 2.77% के आसपास है। ठीक है, यानी ग्रामीण के लिए 2.73% और शहरी क्षेत्रों के लिए 2.77%। ठीक है। खाद्य मुद्रास्फीति, खाद्य का मतलब फूड के अंदर कितनी इन्फ्लेशन है, फूड इन्फ्लेशन जो कहते हैं, उसकी मुद्रास्फीति दर आई 2.13%। ठीक है। आवास, यानी आवास का मतलब हमारे जो रेसिडेंशियल एरियाज हैं, जहां मकान हैं या फिर प्लॉट्स हैं, इनमें कितनी मुद्रास्फीति है, 2.06। ये आंकड़े आपको याद करने की जरूरत है नहीं। ठीक है, आप मोटा मोटा एक ये याद कर लीजिएगा कि वार्षिक मुद्रास्फीति 2.75, बस ये याद करने की जरूरत है। इसके अलावा बाकी कोई चीज याद करने की जरूरत है नहीं। ठीक है। इसके अलावा देखो क्या इंपॉर्टेंट चीज है, जो बेस ईयर 2024 होगा और बेस ईयर 2012 होगा। ठीक है, सॉरी मैंने 2011 कह दिया था, नहीं ये 2012 है। ठीक है, यानी पहले 2011 के अकॉर्डिंग कैलकुलेशन होती थी। इन दोनों में डिफरेंस क्या है देखो, एक तो मैंने बताया कि इसमें से कई सारी चीजें जो है जो 2012 में थी, लगभग 299 जो चीजें हैं वो कैलकुलेट, मतलब 299 वस्तुओं को कैलकुलेट करके महंगाई निकाली जाती थी, उसमें से हटा के इसको इसमें से कुछ चीजें बढ़ा दी गई हैं और टोटल 358 वस्तुएं होंगी जिन पे ये महंगाई कैलकुलेट होगी। पहली बात। दूसरी बात, इसमें से कुछ चीजें हटाई गई हैं, जैसे जिनका आपको कोई मतलब नहीं है, जैसे वीसीआर है, वीसीडी है, डीवीडी प्लेयर है और रेडियो है, टेप रिकॉर्डर है, ये सारी चीजें जिनका मार्केट में कोई अस्तित्व नहीं है, उन चीजों को हटा दिया गया है। और कौन सी चीजें ऐड की गई हैं, जैसे आपको पता है पेन ड्राइव है या एक्सटर्नल हार्ड डिस्क है, अटेंडेंस है, मतलब जो अब नई चीजें हैं उनको ऐड किया गया है इसमें कुछ चीजें, और चीजें टोटल बढ़ा के 358 हो गई हैं, इसको ध्यान रखना। ठीक है, 358 चीजें का मतलब इन सभी को एक साथ कैलकुलेट किया जाएगा और फिर महंगाई कैलकुलेट की जाएगी कि कितनी बड़ी है। ठीक, चलिए। इसके अलावा जो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इसमें हालांकि कई चीज लिखा है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि पहले से जो सीपीआई कैलकुलेशन की जाती थी, उसमें जो फूड प्रोडक्ट थे यानी खाद्य पदार्थ थे, उनका वेटेज लगभग 45.86% था। अब उसको कम कर दिया गया है और फूड को जो है 36.75% इसको भारांश दिया गया है। भारांश का मतलब यह है कि जैसे पहले सीपीआई कैलकुलेट किया जाता था तो लगभग 45% का उसमें से फूड इन्फ्लेशन को देख के कैलकुलेट किया जाता था, लेकिन अब जो है उसका वेटेज कम करके उसको कितना कर दिया गया है, केवल 36% कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्टार्टअप इंडिया पहल जो है किस वर्ष शुरू की गई थी, 2014 में, 2015 में, 2016 में और 2017 में। ठीक है, तो इसका आंसर है 2016 में। आपको पता है कि 2016 में जो है स्टार्टअप इंडिया पहल बहुत ज्यादा हाईलाइट पे थी। ठीक है, जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने ये लॉन्च किया था और उस टाइम पे बहुत ज्यादा हाईलाइट में थी। देखो था क्या कि 16 जनवरी 2026 को ये जो स्टार्टअप इंडिया पहल है उसके 10 वर्ष पूरे हो रहे हैं, क्योंकि 2016 में इसको लॉन्च किया गया था, तो 10 वर्ष पूरे होने पर इसको थोड़ा बहुत सेलिब्रेट किया गया, तो इसलिए थोड़ा सा हाईलाइट में है। ठीक है, अब है क्या इसके अंदर, जो स्टार्टअप इंडिया पहल थी इसके अंदर होता क्या था। देखो, स्टार्टअप इंडिया के तहत जो नई कंपनी होगी, अगर ये कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है या प्राइवेट पार्टनरशिप प्राइवेट फर्म है, वो स्टेब्लिश की जाती है, यानी ये एक नई कंपनी बनाई जाती है, तो उसको क्या किया जाता था, 10 वर्ष तक के कुछ टैक्स रिलीफ दिए जाते हैं। ठीक है, मतलब कम टैक्स लिया जाता है उससे, या टैक्स लिया ही नहीं जाता। इस तरीके से स्टार्टअप इंडिया पहल होती है ताकि ज्यादा से ज्यादा जो है कंपनियां बढ़े या फिर ज्यादा से ज्यादा प्राइवेट फर्म बने और ज्यादा लोगों को रोजगार मिल पाए। इसके अंदर ये कुछ प्रावधान होता है। ठीक है, चलो। और जो स्टार्टअप है उसके लिए कभी कभार पूछा जा सकता है कि क्या परिभाषा है, किस चीज को स्टार्टअप माना जाएगा, तो उसके लिए मैंने बताया कि ये क्या होनी चाहिए, कोई प्राइवेट कंपनी हो, प्राइवेट फर्म हो, या फिर लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप हो, एलएलपी कहते हैं इसको, क्या होता है इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इसको ध्यान रखो, या फिर एक सहकारी समिति हो, इस तरीके से हो। और ये क्या होगा कि अपने जो स्थापना वर्ष है उसके केवल 10 साल तक इसको स्टार्टअप कंसिडर किया जाएगा, उसके बाद ही कंपनी हो जाएगी। ठीक है, तो इसके अलावा स्थापना के बाद किसी भी वित्तीय वर्ष में इसका वार्षिक कारोबार 200 करोड़ रुपए से अधिक नहीं होना चाहिए, मतलब इससे छोटी कंपनी जो होगी उसी को स्टार्टअप कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
यदि ऋण का ब्याज या मूलधन कितने दिनों से अधिक समय तक बकाया रहे तो उसे एनपीए माना जाता है। एनपीए आपको पता है कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट कहते हैं एनपीए, ठीक है। तो एनपीए कब हो जाता है? तो इसका आंसर है आपको 90 दिन में, ठीक है। देखो 90 का मतलब है क्या? देखो ऐसा होता है कि जब हम कोई लोन लेते हैं, ठीक है, बैंक से अगर लोन लिया और अगर हमने 90 दिन तक कंटिन्यूअसली 90 दिन तक हमने उसका मूलधन या जो ब्याज है वो हम नहीं चुका पाए, तो 90 दिन के बाद वो अकाउंट जो है हमारा नॉन परफॉर्मिंग एसेट हो जाता है, एनपीए कहते हैं इसको, ठीक है। एनपीए कंसिडर होने का मतलब ये होता है कि इसमें कई सारे प्रावधान होते हैं, वो इकोनॉमी में अलग से उसको पढ़ेंगे। एनपीए होने के बाद क्या हो सकता है, वो आपके प्रॉपर्टी के अगेंस्ट जो है, प्रॉपर्टी के खिलाफ बैंक कुछ कार्रवाई कर सकता है, जैसे सरफराजी एक्ट उसमें लग सकता है या फिर लिक्विडेशन की प्रोसेस शुरू हो सकती है, बहुत सारी चीजें उसमें होती है, ठीक है। फिलहाल इतना ध्यान रखो कि 90 दिनों तक आपने अगर मूलधन या ब्याज जो है आपने जो बैंक से लिया था उससे कुछ भी रुका, चाहे वो ब्याज कम दिया आपने या मूलधन का जो बकाया था वो कम दिया, तो उसको 90 दिनों के अंदर एनपीए कंसिडर कर दिया जाता है, ठीक है। चलिए, तो हाईलाइट में क्यों है कि आरबीआई ने अपनी एक रिपोर्ट जारी की थी जनवरी में आई, जो कि बैंकिंग की प्रवृत्ति और प्रगति रिपोर्ट 2024-25 कहते हैं इसको। तो इसने बताया कि 2025 में जो है सकल एनपीए यानी ग्रॉस एनपीए कहते हैं इसको, ये गिरकर 2.1% हो गया है, ठीक है। और जबकि निवल एनपीए यानी जो नेट एनपीए है के साथ ग्रॉस एनपीए का अनुपात जो है वो घटकर 0.5% रह गया है, ठीक है। इसलिए भी ये इंपॉर्टेंट था। तो आपको पता है कि जब 2020 से पहले लगभग 2017-18 के बाद उस टाइम पे एनपीए बहुत ज्यादा हाई था, ठीक है। उसके बाद बहुत सारे रिफॉर्म लाए गए, सरकार ने बजट से भी बहुत ज्यादा पैसा जो है बैंकों को मुहैया कराया, उसके बाद बड़ी मुश्किल से इस एनपीए को कम लाया गया, क्योंकि एनपीए जो है किसी भी इकोनॉमी के लिए खराब चीज है, ठीक है। चलिए, तो एनपीए होता क्या है, मैंने ये तो बता दिया कि आपको जब 90 दिनों तक अगर ब्याज या मूलधन जो है कुछ भी नहीं चुकाया जाता है तो उसको वो ऑटोमेटिकली एनपीए बन जाता है। इसके अलावा दो चीजें, एक तो है सकल एनपीए जिसको जीएनपीए कहते हैं हम, ग्रॉस एनपीए होता है। ये सिंपल सी बात है, किसी भी बैंक का जितना भी ऋण बकाया रह गया है ब्याज और मूलधन किसी भी रूप में, वो हो जाता है उसका ग्रॉस एनपीए। उसके बाद नेट एनपीए क्या होता है? नेट एनपीए होता है, इसको बोलते हैं नेट एनपीए बराबर जो होता है ग्रॉस एनपीए माइनस क्या होता है, प्रोविजन। अब ये प्रोविजन क्या होता है? देखो प्रोविजन लिखा है यहाँ पे। प्रोविजन एक राशि होती है, जैसे बैंक मान लीजिए किसी को लोन दे रहा है, रिस्की काम कर रहा है, तो उसके बदले में बैंक कुछ अमाउंट आरक्षित कर लेता है, अपने पास अलग से रख लेता है कि अगर हमें नुकसान हुआ इन लोन्स में तो हम क्या करेंगे, इस पैसे को यूज करेंगे। तो नेट एनपीए का मतलब है कि जितना भी कुल एनपीए है उसमें से वो जो बकाया राशि है जिसको अलग से रखा है उसको घटाकर जो आता है उसको कहते हैं नेट एनपीए। क्योंकि ये एग्जाम में पूछा जाता है, पिछली बार भी जो उत्तराखंड पीसीएस था उसमें से जीडीपी को लेकर ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था, जीडीपी बराबर जीएनपी माइनस, इस तरीके से कई सारे ऑप्शन दिए गए थे, तो ध्यान रखना इसको। एनएनपीए का मतलब यानी नेट एनपीए का मतलब होता है ग्रॉस एनपीए माइनस प्रोविजन, और प्रोविजन के मैंने बता दिया कि क्या होता है, ठीक। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत ने हाल में किस देश को पीछे छोड़कर विश्व का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश बनने का स्थान प्राप्त किया है? मतलब कहने का मतलब है कि इंडिया ने किसे पछाड़कर सर्वोच्च देश बना है। तो आपको पता है कि दो ही कंट्री इसमें टॉप में रहती हैं, कभी कभी इंडिया जाता है और कभी कभी चाइना जाता है। तो चाइना को पछाड़कर जो है यानी चाइना को पछाड़कर इंडिया जो है फर्स्ट स्थान पे आ गया है। तो ये आगे पीछे होते रहते हैं, कभी इंडिया आता है कभी चाइना आ जाता है। तो इंडिया ने जो है लगभग 150 मिलियन टन उत्पादन किया पिछले साल, किसका, चावल का। इसके बाद चीन है, फिर इंडोनेशिया है, बांग्लादेश है, जापान और श्रीलंका, इस तरीके से ध्यान रखना। इंडिया में कौन से चावल उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य है? सबसे ऊपर आता है इसमें उत्तर प्रदेश, जो लगभग 13.5% के आसपास जो चावल उगाता है इंडिया का। तेलंगाना है लगभग 11.5% के आसपास, पश्चिम बंगाल है, फिर पंजाब है, छत्तीसगढ़ है, ठीक है। इस तरीके से याद रख लेना इसको, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना और पश्चिम बंगाल, टॉप 3 भी याद रखोगे तो एग्जाम में ये कवर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद भारत जो है विश्व में सबसे बड़ा चावल निर्यातक देश है, और किन किन कंट्री को निर्यात करता है? जो भी मिडिल ईस्ट की कंट्रियां हैं, जैसे सऊदी अरब है, ईरान है, इराक है और संयुक्त अरब अमीरात है। बेनिन कुछ नहीं है, इस पे कुछ और होगा, ठीक है। तो इनको जो है सप्लाई करता है क्या, चावल, ठीक। चलिए, चावल के लिए अनुकूल दशाएं क्या है? ये ज्योग्राफी का इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ज्योग्राफी अभी हाल के कुछ सालों में पीसीएस वगैरह में काफी पूछी जाने लगी है, ठीक है। देखो, चावल उत्पादन के लिए इंडिया में सुटेबल कंडीशन है, सबसे ज्यादा अच्छी कंडीशन चावल के लिए, क्योंकि चावल के लिए क्या चाहिए, गर्मी चाहिए, यानी उष्णकटिबंधीय मौसम चाहिए। उष्णकटिबंधीय मौसम कहने का मतलब है कि यहाँ पे जो चावल होता है उसके लिए जो टेम्परेचर है वो लगभग 20 से 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास चाहिए, इतना 30-35 तक इसमें चल जाता है। उसके अलावा जो बारिश है, बारिश भी इंडिया के अकॉर्डिंग इसमें अनुकूल है, लगभग ज्यादा बारिश चाहिए होती है, क्योंकि चावल जो है ज्यादा वाटर इंटेंसिव क्रॉप है, तो इसमें लगभग 100 से 150 सेंटीमीटर की बारिश चाहिए होती है जो इंडिया में मिलती है।
मिट्टी कौन सी है? तो आपको पता है कि जो एलुवियल सॉइल है जिसको कहते हैं जलोढ़ मिट्टी, उसमें बहुत अच्छा होता है। इसके अलावा दोमट मिट्टी है, कंकड़ युक्त मृदा, मतलब कुल मिला के ज्यादातर मृदा में ये हो जाता है। और सबसे ज्यादा अच्छा जो होता है एलुवियल सॉइल में होता है, नहीं जलोढ़ मिट्टी में होता है। ठीक है, इसलिए इंडिया में ज्यादा चावल पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है एनपीएस वात्सल्य योजना किस क्षेत्र से संबंधित है? आपको एनपीएस के बारे में पता होगा, ठीक है, न्यू पेंशन स्कीम इसको कहते हैं। इसमें जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है उनको जो ओल्ड पेंशन स्कीम थी उसकी जगह नई न्यू पेंशन स्कीम निकाली गई, जिसमें थोड़ा कंट्रीब्यूशन लेके इस तरीके से उनको बाद में पेंशन दी जाती है। तो उसी में से मॉडिफाइड वर्जन है उसका, एनपीएस वात्सल्य योजना। ये किस क्षेत्र से संबंधित है? ऑब्वियसली बात है पेंशन स्कीम है, लेकिन किन के लिए? माइनर्स के लिए। माइनर्स का मतलब छोटे बच्चों के लिए, ठीक है, इसको ध्यान रखना। तो एनपीएस वात्सल्य योजना मैंने बताया कि पीएफआरडीए द्वारा रेगुलेटरी है। पीएफआरडीए एक रेगुलेटरी बॉडी है जो ज्यादातर पेंशन स्कीमों को देखती है, ठीक है। पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी कहते हैं इसको, यानी पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण कहा जाता है, इसको ध्यान रखना। तो इसने जो है एनपीएस वात्सल्य योजना शुरू की 2025 में शुरू की थी इसको, अब जाके ये बजट ईयर से शुरू हुई है। नोडल मंत्रालय इसका केंद्रीय वित्त मंत्रालय, फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है। और इसमें क्या है, जो कम उम्र के बच्चे हैं उनके लिए कुछ सेविंग की जाती है ताकि उनकी एक हैबिट बने सेविंग करने की, इस तरीके से कुछ स्कीम है, ठीक है। 18 वर्ष से कम के सभी बच्चों के लिए अप्लाई होगा। इसमें भारतीय नागरिक हो, एनआरआई हो, ओसीआई मतलब आपको ये पता होगा एनआरआई ओसीआई ओवरसीज सिटीजन है या फिर एनआरआई है, इनके लिए भी अलाउड होगा, ठीक, इस तरीके से होगा। इसमें से आपको लगभग 250 रुपये प्रति वर्ष का न्यूनतम योगदान आप कर सकते हैं, इससे ज्यादा भी कर सकते हैं, ज्यादा की लिमिट कुछ नहीं है, बट न्यूनतम आप इसमें 250 रुपये प्रति वर्ष का योगदान करके आप एनपीए चालू कर सकते हैं इसका, इस तरीके से कोई स्कीम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाटर बैंक्रप्सी रिपोर्ट के अनुसार भारत में सबसे अधिक पानी किस क्षेत्र में उपयोग होता है? तो सिंपल सी बात है, सबसे ज्यादा पानी कहीं पे यूज होगा वो होगा आपका एग्रीकल्चर, कृषि में, ठीक है। चलिए, तो एक संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय का से एक रिपोर्ट आई थी जिसका नाम है ग्लोबल वाटर बैंक्रप्सी रिपोर्ट। इसके तहत क्या कहा गया, इसने कहा कि ज्यादातर ऐसी जगह हैं जहाँ पे वाटर बैंक्रप्सी हो गई है, ठीक है। वाटर बैंक्रप्सी का मतलब क्या होता है? जल दिवालियापन कहते हैं इसको। देखो, दिवालियापन एक वर्ड है जो लोन से आया है। लोन, जो बैंकिंग लोन है, बैंकिंग लोन में जब आप लोन लेते हो लेकिन उसको चुका नहीं पाते, तो वैसे इंसान को कहते हैं दिवालिया आदमी, बैंक्रप्ट आदमी, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि जब आप अपनी सीमा से जितना आप लौटा सकते हो उससे ज्यादा आप ले लेते हो तो बैंक्रप्सी होती है। वैसे ही पानी के मुकाबले में क्या होता है, जितना नेचुरल रिसोर्सेज से पानी भर रहा है, पानी आ रहा है जमीन पे, उससे ज्यादा अगर इंसान प्रयोग करने लग जाए तो वो होता है वाटर बैंक्रप्सी। मतलब इतनी कंडीशन हो जाती है कि अब उसका दोबारा भर पाना संभव नहीं रह जाता, यानी बहुत ज्यादा अगर शोषण करने लग जाते हैं पानी का तो वो वाटर बैंक्रप्सी की तरफ जो है मतलब उस कंडीशन को कहा जाता है, ठीक है। लिखा भी है, देखो, जल दिवालियापन क्या होता है कि मानव जल प्रणाली की वह स्थायी संकट पश्चात स्थिति होती है जिसमें क्या होता है कि दीर्घकालिक जल उपयोग नवीनीकरण और अंतर्वाह, यानी जो नया पानी आ रहा है उसकी सीमाओं से अधिक हो जाता है, ठीक है। यानी इसका मतलब यह है कि अब उसका पुनर्भरण होना लगभग असंभव है, ऐसी कंडीशन को कहते हैं जल दिवालियापन। इसके अलावा 2-3 टर्म और यूज होते हैं, जैसे जल तनाव। जल तनाव का मतलब तो सिंपल है कि आपको पता होगा कि जब डिमांड ज्यादा है लेकिन सप्लाई कम है तो उसको वाटर स्ट्रेस कंडीशन कहते हैं। इसको कंट्रोल में किया जाता है, ये बहुत बड़ी जो है प्रॉब्लम नहीं है, कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन प्रॉब्लम तब आती है जब ये वाटर क्राइसिस हो जाए। वाटर क्राइसिस कब होता है? जब ये पानी की कमी एक बड़ी आपदा बन जाती है जिसमें लोग पानी की कमी की वजह से मरने लगते हैं या फिर एग्रीकल्चर नहीं होती, सूखा पड़ जाता है, तो वो वाटर क्राइसिस कंडीशन कहलाती है, ठीक है। ये टर्म कभी कभी पूछ लेता है एग्जाम में, इसलिए बता दिया गया। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रामसर संधि किस वर्ष अपनाई गई थी? रामसर के बारे में हमने पढ़ा था पहले भी कि ये कब अपनाई गई, 1971 में, ठीक है क्या, देखो। तो रामसर साइट में हमें पता है कि जो आर्द्र भूमि है उनके संरक्षण के लिए रामसर कन्वेंशन हुई थी ईरान में 1971 में। तब से जो वो क्या करता है, आर्द्र भूमि को मतलब इंडिकेट करता है, उसके बाद जो है उनके लिए थोड़ा फंड यूज किया जाता है ताकि वो सुरक्षित रह सके, ठीक है। तो अभी क्या हुआ है कि केंद्रीय पर्यावरण मंत्री ने भारत में 2 नई आर्द्र भूमि यानी रामसर साइट की घोषणा की है। कौन कौन सी रामसर साइट है? एक है पटना पक्षी अभ्यारण्य जो यूपी में है, और दूसरा है छारी डांड, ये गुजरात में आपका, ठीक है। इसके बारे में डिटेल यहाँ पे दी गई, देखो। छारी डांड आर्द्र भूमि रिजर्व गुजरात के कच्छ जिले में है। शुष्क बन्नी घासों के मैदानों और कच्छ के रण के नमक में दलदली मैदानों के किनारे स्थित है। और जो पटना पक्षी अभ्यारण्य है ये उत्तर प्रदेश के एटा जिले में है, ठीक है। इस तरीके से इसको ध्यान रखना। तो अब मिला के कुल जो भारत में आर्द्र भूमि की संख्या हो गई है वो लगभग 98 हो गई है, ये भी पूछा जाता है, इसको ध्यान में रखना, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जंगली बैक्टीरियन ऊंट को आईयूसीएन रेड लिस्ट में किस श्रेणी में रखा गया है? देखो, इस बार एक जब 26 जनवरी की परेड हुई थी तो एक ऊंट जो था बहुत ज्यादा हाईलाइट में रहा था, जिसका नाम है जंगली बैक्टीरियन ऊंट, ठीक है। ये क्यों हाईलाइट में रहा था? एक तो पहली बात यह है कि ये बहुत खास है,
ये जो इसको बैक्टीरियन इसलिए कहा जाता है कि जो बैक्टीरिया रीजन है, यानी जो रशिया का साइबेरिया वाला रीजन है, वहाँ का ये ऊँट है। और इसकी खासियत ये है कि बहुत ठंडे टाइम पे भी ये जो है वहाँ रह सकता है, इसलिए जो इंडियन आर्मी है उसके लिए खास हो जाता है। ठीक है, देखो आईयूसीएन की रेड लिस्ट में इसको किस श्रेणी में रखा गया पूछा है, तो ये है आपकी क्रिटिकली इंडेंजर्ड यानी अत्यंत संकटग्रस्त। अब आईयूसीएन रेड लिस्ट क्या होती है, देखो आईयूसीएन रेड लिस्ट होती है, आईयूसीएन एक बॉडी है, ठीक है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर इसको कहा जाता है। ये क्या करता है, अपनी एक रेड लिस्ट जारी करता है जिसमें अलग अलग श्रेणियां होती है कि कौन से जानवरों को कितना संकट है। जैसे चीता है, उसको क्रिटिकल इंडेंजर्ड में है या फिर इंडेंजर्ड में है, मतलब उसको खतरे के अनुसार। कुछ जानवरों को बहुत ज़्यादा खतरा है, चाहे वो किसी भी तरीके से हो, वो चाहे उसको शिकारी मार रहे हैं या नेचुरली मर रहा हो, कुछ भी हो, तो उसके अकॉर्डिंग उसको लिस्ट में श्रेणी दी जाती है। तो ये बैक्टीरियन जो कैमल है इस तरीके से होता है। देखो इसकी खासियत क्या है, ये 2 कुबड़ होता है इसमें। नॉर्मली ऊँट में एक ही कुबड़ होता है, इसमें 2 कुबड़ होते हैं। ये इसलिए भी खास होता है, मैंने बताया कि ये बहुत ठंडे टेम्परेचर में -30 से -40 डिग्री के तापमान में भी ये आराम से रह सकता है। ठीक है, इसकी खासियत है। और ये कौन सी आईयूसीएन की कौन सी श्रेणी में क्रिटिकली इंडेंजर्ड में है, एग्जाम में पूछा जाता है, इसको ध्यान रखना। ठीक है, चलो नेक्स्ट है तमिलनाडु में कौन सा त्योहार फसल उत्सव के रूप में मनाया जाता है। तो ये भी आपके क्वेश्चन में कई बार आपने देखा होगा, एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो तमिलनाडु में ये होता है पोंगल के रूप में। ठीक है, पोंगल। अब होता क्या है, देखो अलग अलग देश में अलग अलग जगहों पे जो हार्वेस्ट फेस्टिवल मनाया जाता है, जैसे हम उत्तरायणी मनाते हैं लगभग 14 जनवरी या 13 जनवरी के आसपास पड़ता है। तो तब जो है अलग अलग देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग तरीके से इसको मनाया जाता है। जैसे मकर संक्रांति लगभग नॉर्थ इंडिया में हर जगह मकर संक्रांति के रूप में मनाया जाता है। उत्तरायण भी कहते हैं इसको, गुजरात और राजस्थान में जब पतंग उड़ाने के लिए ये फेमस होता है, उत्तरायणी कहते हैं। पोंगल जो है तमिलनाडु में मनाया जाता है, पोंगल नाम से मनाया जाता है। ठीक है, जिसमें 4 अलग अलग पोंगल होते हैं, थाई पोंगल है, मट्टू पोंगल है, कानुम पोंगल है और भोली पोंगल है। ठीक है, पंजाब में इसे लोहड़ी कहते हैं, सेम चीज़ है। और असम में इसको बिहू कहा जाता है। ठीक है, बिहू त्योहार मनाया जाता है असम में। और उसके अलावा तेलंगाना में इसको कनुमा कहा जाता है। ठीक है, तो सारी ये जो हार्वेस्ट फेस्टिवल है, हार्वेस्ट का मतलब फसलों की कटाई से संबंधित है, तो वो जनवरी के टाइम पे मनाए जाते हैं। ठीक, तो बिहू किस राज्य का प्रमुख फसल त्योहार है, अभी हमने पढ़ा बिहू कहाँ का है, असम का है, इसमें कुछ बताने की जरूरत है नहीं। ठीक है, वही चीज। उसके अलावा अटल पेंशन योजना के बारे में पूछा इसने। अटल पेंशन योजना किस वर्ष शुरू की गई थी, ये भी इंपॉर्टेंट है, इस बार दोबारा से हाईलाइट में आई है अटल पेंशन योजना। तो ये शुरू की गई थी 2015 में। देखो आप दोबारा हाईलाइट में क्यों रही थी, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अटल पेंशन योजना को वित्तीय वर्ष 30-31 तक जारी रखने की स्वीकृति प्रदान की है, मतलब इसको आगे और बढ़ा दिया गया है 10 साल के लिए। ठीक है, यह एक सरकारी पेंशन स्कीम है, 2015 में शुरू की गई थी। 60 साल की उम्र के बाद इसमें एक पेंशन मिलती है, कितनी 1000 से 5000 के बीच में कुछ भी हो सकती है, जितना आपने कॉन्ट्रीब्यूशन किया होगा, जितना आपने पैसे उसमें जमा किए होंगे उसके हिसाब से आपको 60 साल की उम्र के बाद पेंशन यहाँ पे मिलती है। ठीक है, योग्यता क्या होनी चाहिए, 18 से 40 वर्ष का कोई भी नागरिक हो, भारतीय नागरिक हो, इसके लिए अप्लाई कर सकता है। पोस्ट ऑफिस में खाता होना चाहिए और कम से कम 20 साल तक इसको योगदान करना होता है, उसके बाद ऑटोमेटिकली ये जो है पेंशन आपको मिलती है। मतलब जैसे आपने 45 में शुरू किया, आपके 15 ही साल है, लेकिन इसमें क्या होता है कि स्कीम में आपको ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा, इस तरीके से कुछ इसमें स्कीम होती है, ध्यान रखना। चलो, अटल पेंशन योजना जो है वो लॉन्च की गई, यानी किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई, ये भी इंपॉर्टेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस यानी वित्त मंत्रालय द्वारा इसको शुरू किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है पीएम स्वनिधि योजना किस मंत्रालय द्वारा लागू की जाती है। पीएम स्वनिधि इंपोर्टेंट है। ठीक है, पीएम स्वनिधि का मतलब होता है, इसको स्ट्रीट वेंडर आत्मनिधि आत्मनिर्भर निधि कहते हैं। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। किसने इसको लॉन्च की, तो ये लॉन्च की है आपकी मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर द्वारा, इसने लॉन्च की। था क्या, कोविड-19 के बाद 2020 में जब दोबारा से मतलब व्यापार होने शुरू हुए, तो जो छोटे-छोटे व्यापारी हैं उनका व्यापार ठप हो गया था, क्योंकि उस टाइम पे पैसों की कमी हो गई थी कोविड में, लॉकडाउन की वजह से। तो सरकार ने क्या किया, उनको छोटे-छोटे लोन प्रोवाइड किए 10,000 20,000 के, ताकि अपना जो छोटे से व्यापार जो है, जैसे फल व्यापारी हैं छोटे-छोटे जो बेचते हैं सामान, उनको कोलेटरल फ्री का मतलब आपको गिरवी में कुछ नहीं रखना, बैंक आपको 10,000 20,000 के छोटे लोन मुहैया कराता था। तो ये योजना जो है इसको कहा गया पीएम स्वनिधि। ठीक है, पीएम स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि इसको कहते थे। और छोटे विक्रेताओं को बिना गारंटी के इसमें लोन दिया जाता है, छोटा छोटा लोन, ज़्यादा नहीं। ठीक, चलिए 2026 में G20 की अध्यक्षता किस देश ने संभाली, तो बेसिक बात है ये संभाली थी आपने साउथ अफ्रीका ने। ठीक है, 2027 में आप ब्राजील संभालेगा, लेकिन 2026 में इसको दक्षिण अफ्रीका ने संभाली। चलिए, G20 तो आपको पता है ग्रुप ऑफ 20 नेशन है, 20 इसमें अलग अलग देश है, जैसे मेजर कंट्रीज में इंडिया है, चाइना है, जर्मनी है, ऐसी कुछ है। तो इसमें अलग अलग मुद्दों पर इसमें बात की जाती है। तो इस बार होस्ट कंट्री जो थी यूनाइटेड स्टेट थी, मतलब वहाँ पे मनाया गया, लेकिन जो अध्यक्ष जो इसका रहा था साउथ अफ्रीका रहा था, और अगली बार जो इसमें ब्राजील रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की वार्षिक बैठक 2026 में किस शहर में आयोजित हुई, तो ये हुई थी डावोस में। ठीक है, ये भी ध्यान रखना, इसको पूछा जाता है कि छोटे छोटे क्वेश्चन है लेकिन पूछे जाते हैं एग्जाम में।
तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की एनुअल मीटिंग जो थी 2026 में वो दावोस में हुई थी, ठीक है। और क्या है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम? एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो व्यापार है, सरकार और समाज के नेताओं को एक साथ लाता है, मतलब बड़े बड़े दुनिया की बड़ी जो कंट्री है उनको एक साथ लाता है। और इसका उद्देश्य क्या है कि दुनिया की स्थिति को बेहतर बनाकर सरकार और निजी क्षेत्र के बीच सहयोग को बढ़ाना, ठीक है। किस चीज़ के लिए? जैसे जलवायु परिवर्तन है, असमानता है, तकनीकी बदलाव है, इन मुद्दों पर ये काम करता है, ठीक। चलिए, नेक्स्ट है कि प्रवासी भारतीय दिवस 2026 में किस शहर में आयोजित आयोजित हुआ? तो इस बार ये हुआ था भुवनेश्वर में हुआ था आयोजित। तो कब मनाया जाता है? आपको पता है 9 जनवरी को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इस दिन महात्मा गांधी जी साउथ अफ्रीका से लौटे थे, तो प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। इसको 9 जनवरी को मनाया जाता है। और इसका जो लक्ष्य होता है कि जो हमारे प्रवासी भारतीय, प्रवासी का मतलब एनआरआई जो है, जो है इंडिया के लेकिन वो बाहर जॉब करते हैं, विदेश में काम करते हैं, तो उनको सम्मान देने के लिए, उनके योगदान को सम्मान देने के लिए ये सेलिब्रेट किया जाता है हर साल 9 जनवरी को। इस बार 26 जनवरी का जो गणतंत्र दिवस मनाया गया, कौन सा गणतंत्र था? आपको पता है कि 77वां था। इसमें इंपॉर्टेंट है, ये मुख्य अतिथि पूछे जाते हैं। तो इस बार जो मुख्य अतिथि थे इसके, एक तो थे, इसका नाम है उर्सुला वॉन डेर, ये यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष थी। और दूसरे थे इसमें एंटोनियो कोस्टा, ये जो यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष। इन दोनों का नाम पूछा जा सकता है, इसको ध्यान रखना, ठीक है। कौन सा था इस बार? 77वां गणतंत्र दिवस था, ठीक। चलिए, तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। ये थे जनवरी के क्वेश्चन, क्योंकि जो छूट गए थे पिछली बार, तो हमने सोचा कि दोबारा इसमें करा दे ताकि आप लोगों का गैप ना हो पाए। तो आपको बहुत ज़्यादा डेडिकेशन से हम लोग ये प्रोवाइड करा रहे हैं, और कोशिश है कि आपकी जो करंट अफेयर है उसमें से ज़्यादा चीज़ें छूट ना पाए। जैसे जैसे ये कारवा आगे बढ़ता जाएगा, हमारे करंट अफेयर में और स्ट्रॉन्ग होते जाएंगी, चीज़ें और ऐड होती जाएंगी, ठीक है। आप अपना इसको प्यार दीजिए इन सेशंस को, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।